बलिया नगर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में साथी रामजी गुप्ता की एक अलग पहचान है। मैं उस क्षण को नहीं भूल सकता जब उस वक्त पहली बार समाजवादी पार्टी से नारद राय चुनाव थे। 2001 की मैं बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नारद राय थे और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार स्वयं रामजी गुप्ता जी थे और सचपा से मंजू सिंह थी और भारतीय जनता पार्टी से PN तिवारी जी थे। तो उस वक्त के चुनाव में जो तेवर क्लेवर जो था रामजी गुप्ता में, आज भी उसी तरीके देखने को मिलता है। वक्त बहुत आए, 2001 का चुनाव आया, फिर 2002 का आया, फिर 7 का आया, 12 का आया, इसके बाद तमाम चुनाव आए। रामजी गुप्ता की एक अलग पहचान थी। सर, अब लंबे समय तक राजनीति में संघर्ष करते रहे, आगे भी करते रहे हैं। तो पहले आप बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर इसके बाद आप कौमी एकता दल में आए, फिर आप समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं पसंद करते आप? बताऊं मैं आपको कि आप और पीछे जाइए। मैं 77 में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया था और 2000 में बहुजन समाज पार्टी में काशीराम के मिशन के साथ आया था। मैंने कहने का मतलब मेरा ये है, चाहे जितना दल आप गिना चुके अब तक, सपा, कौमी एकता दल, तमाम ये सारे एक समानता दल एक ये हमारी मेंटालिटी की दल थे। जहाँ हमारी मेंटालिटी मिलती है, जहाँ दबे कुचले पिछड़े की हकों के लिए संघर्ष करने का मौका मिलता है। मैं बीजेपी में जाकर किसके लिए संघर्ष करूँगा? बीजेपी इसलिए जाने का सवाल ही नहीं उठता, चाहे कुछ बनो या न बनो। मेरे लिए जो सैद्धांतिक रूप से मेरे लोग जो हैं, जो देश में समाज में पिछड़े हैं, सताए गए हैं, हराए गए हैं, दबाए गए हैं, मैं उनका संघर्ष करता हूं। मैं इसके पद के केवल के लिए राजनीति नहीं करता हूं। सवाल ये है कि बैस समाज की आप राजनीति करते हैं और बलिया ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी निगाह बैस समाज पर होती है। कोई भी छोटी बड़ी या कोई भी बात होती है तो हमेशा बैस समाज की आप बात करते हैं। आप कहते भी बड़े शान से कि मैं बैस समाज का से ऐलान करता हूँ, इसलिए बैसों की लड़ाई लड़ता हूँ। लेकिन एक बात और है कि दबे कुचलों की भी आप आवाज़ है। तो बैस समाज को लेकर क्या राजनीति में मौजूदा सरकार में बैस समाज को मौजूदा सरकार महत्व दे रही है? साथी, बैस समाज धार्मिक है थोड़ा। मेरा सबसे कमजोरी अगर बैस समाज में है तो धार्मिक होने के कारण वो बीजेपी से लंबे समय से जुड़ा हुआ था। इसमें कहीं इपबट नहीं है। उनका आर्थिक रूप से वो खाने पीने वाला समाज है। कोई वहाँ पर बहुत गरीबी नहीं है। गाँव में है, शहरों में तो सब लोग अपना खाने पीने भर कमा लेते हैं और आराम से ज़िंदगी गुजर बसर कर लेते हैं। और धार्मिक होने के कारण ये भाजपा के धार्मिक आडंबर में, ये धार्मिक नहीं है, ये धार्मिक आडंबर की वजह से इनके साथ एक ही कारण, मेरे जो समझ में आई कि एक ही कारण है कि इनके आडंबर से जुड़े हुए थे। लेकिन आज GST, ऑनलाइन और माल कल्चर आया और उसके बाद मैं व्यापारियों से मिला हूँ, तो आज इतने परेशान है कि शायद उससे ज़्यादा परेशान इस बीजेपी के राज में कोई नहीं है। आने वाले चुनाव में बड़े शहरों की मैं बात नहीं करता हूँ, जो छोटे शहर हैं और मिडिल क्लास के शहर हैं, और व्यापारी समाज इस पर भाजपा को सबक सिखा कर दिखाएगा आपको और इंडिया के साथ जाकर दिखाएगा। कहते हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है बैस समाज, मानते हैं? एकदम मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का इस समय कोर वोट बैंक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, भूमिहार है, बनिया है, श्रीवास्तव है। लेकिन उसमें सबसे कमज़ोर नस्ल इस समय भारतीय जनता पार्टी का बैस है। इस पर अगर इंडिया ने मेहनत किया, इनको समझाने में सफल हो गया, तो मेरा दावा है कि भारतीय बैस समाज 75% इंडिया के साथ आएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं इसी बदौलत बहुजन समाज के बीच में काम करने की वजह से और बैस समाज के होने की वजह से मैं अपने दल में लोकसभा बलिया 72 से जोरदार गंभीर रूप से प्रत्याशी के दावेदार हूँ। आपने इंडिया से दावेदारी की है क्या? लोकसभा बलिया से दम किया हूँ। अपने इंडिया में हमारी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी में दमदारी से दावा किया हूँ। अब मुझसे उपयुक्त प्रत्याशी बैस समाज में कोई उनको मिलने वाला है नहीं। मैं ही बैस समाज नहीं, सारे प्रत्याशी जितने दावेदार हैं
उनमें उनमें सबसे उपयुक्त प्रत्याशी मैं हूँगा। अगर एनडीए को कोई टक्कर दे सकता है तो केवल साथी राम जी गुप्ता यहाँ टक्कर दे सकता है। तो बात करते हैं 5 विधानसभा की। जब आपने बलिया की लोकसभा की राजनीति को छेड़ ही दिया है तो बात हो जाए जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, बैरिया, फेफना और बलिया। तो इन विधानसभाओं में वैश्य समाज की संख्या क्या होगी, वैश्य समाज की भूमिका क्या है? वैश्य समाज की संख्या लगभग 2 लाख की होगी। ये मैं बलिया में तो मैं जानते हैं, आप पहले से जानते हैं कि मैं तो वोटर लिस्ट पर जातीय मतगणना करा दिया। इसे ब्राह्मण बाहुल कहा गया, लेकिन है नहीं ब्राह्मण। मैं कराया तो 46,000 ब्राह्मण, 54,000 बनिया है। माउथ मीडिया उनके पास ज़्यादा है। किसी क्षेत्र को भूमिहार बाहुल, ब्राह्मण बाहुल, ठाकुर बाहुल कर देते हैं और हमारी तो गिनती ही नहीं होती थी। अब तो गिनती होने लगी ना। यही तो हमारी इंडिया कह रही है कि गिन लो भाई, किसको आपने आज तक क्या दिया है, जिसको नहीं दिया उसकी हिस्सेदारी दे दो। तुम जितने हो अपनी भी हिस्सेदारी ले लो, आपकी भी मैं बेईमानी नहीं करने वाला। समाजवादी पार्टी से आप हैं। वैश्य समाज कहता है कि समाजवादी पार्टी सरकार में जो दहशत थी, व्यापारियों में लूट डकैती या फिर छिनैती, इस सरकार में कम हुई है। क्या गलत है? 100% गलत है। समाजवादी पार्टी के पास दबे कुचले लोग हैं, एक यादव छोड़कर। मैं कानून व्यवस्था के पर ही आ रहा हूँ साथी, पूरी बात सुनिए मेरी। दबे कुचले लोग समाजवादी पार्टी के साथ है कि यादव को छोड़कर, जो हमारा यादव समाज है थोड़ा एग्रेसिव रहता है। इसके बाद माउथ मीडिया नहीं मेरे पास, उनके पास माउथ मीडिया है। कह दिया गया, उसमें यही नहीं कहा गया 86 में 56 यादव एसडीएम बना दिए गए और पूरी जनता मान ली। जबकि अभी सदन में ये बात जोगी जी ने जो उठाया तो अखिलेश जी डाटा लेकर गए और 86 में 5 एसडीएम हुए थे उस समय। आपको बता देना चाहता हूँ। और इस जोगी जी की सरकार में अभी जो एसडीएम हुए हैं, इसमें 10 एसडीएम यादव हुए हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे। सिपाही तो बटने चोरों ज़्यादा होंगे, मिलिट्री में ज़्यादा जाएंगे, वो मेहनत करते हैं। और आप उसको उस तरह आंक दे। और लेकिन ये भड़काने के लिए, अदर बैकवर्ड को भड़काने के लिए आपका हक लूट लिया गया। तो हम कहाँ लूट रहे हैं? तुम लूटना चाह रहे हो। 10% ESW तो दे दिए बिना किसी के, और जातीय जनगणना कराने में क्यों फट रही है भाई? कानून व्यवस्था की बात हो, क्या ये सही है कि समाजवादी पार्टी सरकार में जिस तरह व्यापारी असुरक्षित था, भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह सुरक्षित है? साथी आप देखो ना यार, आप तो पत्रकार हो, रोज पेपर उठाकर पढ़ो, टीवी देखो, कहीं पूरे प्रदेश में व्यापारियों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है। उस समय तो कुछ नहीं था। आज के वजह से पहले समाजवादी पार्टी में वो भी माउथ मीडिया का ही कमाल था। और टीवी पत्रकार जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े, जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, आज सब बिके हुए हैं। उन्हीं की बात दिखाएंगे, हमारी बात वो बताते नहीं हैं। तो जनता के तक अब तो सोशल मीडिया आ गया है। अब सोशल मीडिया की वजह से अब हमारे लोग भी बहुत आगे जा रहे हैं और सारी बात पता चल जा रही है। इस कानून व्यवस्था इस समय खराब है। एक बात और आ रही है, बार बार आप कहते हैं राम जी की नौकरशाह हावी है, क्या सही है? 100%। हमारे ज़माने में समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी में भी काम कर चुका हूँ, नौकरशाह हावी नहीं थे। नेताओं की भी बात सुनी जाती थी, छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ताओं की भी बात सुनी जाती थी, थाने और तहसील में, हॉस्पिटल में। आज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बलिया जनपद में भाजपा का कोई कार्यकर्ता एक मोटरसाइकिल भी छुड़ाने के औकात में नहीं। ये मेरा चैलेंज है। एक थाने में जो रेट बढ़ गए हैं, हमारे ज़माने में भी घूस था, आज भी घूस है। लेकिन मान लीजिए कोई थाने में 100 रुपये में जो काम होता था, आज सीधे 500 कम से कम लगेगा। आरोप है? ये आरोप है, आरोप लगा रहे हैं। फोटो आरोप है। लेकिन सरकार कहती है कि हमारी सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ और जनता के हित के साथ सबके साथ खड़ी है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आप कह रहे हैं कुछ और है। अरे भाई, यही तो उनकी खासियत है। एक नाम सुने थे हिटलर का? हिटलर का एक होता था गोबल्स सचिव, उसका ये सिद्धांत है, लिखी हुई सिद्धांत है, एक झूठ को 100 बार बोलो, वही जनता सच मानेगी। ये जुमलेबाज ही नहीं है, ये पक्के झूठे लोग हैं। एक ही झूठ को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ
सैकड़ों बार बोलते हैं जनता इसमें, लेकिन अब ये सोशल मीडिया जो आ गया है साथी, ये सोशल मीडिया इनकी झूठ को पकड़ पकड़ के बाहर कर रहा है और हमारे लोग सोशल मीडिया पर अटैच हो रहे हैं। और आप जैसे छोटे पत्रकारों का मेहरबानी है। अभी घोसी हम जीते, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने सही सही समाचार जनता के बीच प्रसारित किया है और वहाँ देखे कि सैकड़ों हमारे सोशल मीडिया वाले पत्रकार और सही घटना आप बता रहे हैं। ये बड़े पत्रकारों की बात छोड़िए। ये क्या आप बार बार कहते हैं सुबह के वक्त जब हम आप मिलते हैं कि सरकार में किसान परेशान है, बेरोजगारी है, रोजगार की तलाश में नौजवान भटक रहा है, क्या सही है? उनको तो छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप परेशान हैं कि नहीं सरकार में? हमको ये जवाब पहले दे दीजिए तो फिर उनकी बताओ कौन नहीं परेशान है। आप परेशान हैं कि नहीं? छोटे मीडिया वाले, हम गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, आप ही समझ लीजिए कि परेशान। जब आप जैसे लोग परेशान हैं तो किसान कहाँ खुशहाल होगा भाई? डाई का दाम बढ़ा दो, खाद का दाम बढ़ा दो, डीजल का दाम बढ़ा दो, रेट तुम्हारा खरीदारी कितनी बढ़ी, लागत कास्ट तो बढ़ गई, दुगना हो गई, और तुम्हारा एमएसपी कितना बढ़ा। एमएसपी की बात है, एमएसपी पर खरीदारी कै % होती है? तो किसान नहीं परेशान है। महिलाओं के साथ आज क्या हो रहा है? बहुत अखिलेश जी के ज़माने की बात करते हो, आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? आज नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जा रहे हो अब एक मोबाइल देंगे 10,000 का, चुनाव नज़दीक आ गया है, नौजवानों को मोबाइल और लैपटॉप बांटने से ऐसे नौजवान अब समझ रहा है ये सारे परेशान हैं। तो राशन भी तो मिल रहा है। कौन सा राशन? गरीबों को। ये जो जनता नहीं जानती है उनसे बताओ यार। ये राशन एक्ट में यूपीए सरकार ने, जब वामपंथी पहली यूपीए सरकार बनी, वामपंथी भी जिसमें थे, ये एक्ट बना है, यह हमारा राशन अधिकार है। मरेंगे नहीं, आपको देना पड़ेगा, जिलाना पड़ेगा। स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, संविधान में बाबा साहब ने दिया है, ये तो हमारी जनता नहीं जानती है। तो एक्ट बना, फूड एक्ट, और एक्ट के अनुसार उस समय भी 2 रुपये किलो, आपको याद होगा, गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, यही ना आप माफ़ किए हो। 100 रुपया, 100 रुपया राशन कौन सा तुम दे रहे हो? हाँ, 100 रुपया उसमें मान लो कि उसको तुमने छोड़ दिया, और गैस 450 से 1200 पर कर दिया, सरसों तेल 70 रुपये से 170 रुपये कर दिया, डीजल 60 रुपया, जबकि 120 रुपया प्रति डॉलर था तब 60 रुपया डीजल, आज समय 60 रुपया 70 रुपया डॉलर है, तब 90 रुपया डीजल। चलिए एक सवाल है, क्या सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है? निजीकरण बढ़ावा दे रही है? देश बेच दी सरकार, है क्या? अब बचा क्या है? सब अडानी अंबानी 2 ही लोग तो हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। ये भी अब बात करने हैं। निजीकरण से कितना नुकसान होता है, इसके गहराई में गए? कहाँ सर्विस, कहाँ आरक्षण गया? ओबीसी का आरक्षण गया, शेड्यूल का आरक्षण गया, ईएसडब्ल्यू वालों का भी आरक्षण। निजीकरण में जब आरक्षण है ही नहीं है और सारा चीज़ निजीकरण, तो लड़ो ना भाई। तो वही हाल हो गया है, कुएं में पानी है ही नहीं है, और सारे लोग बाल्टी लेकर पहुंच गए हैं, और नीचे झांक भी नहीं कि पानी है कि नहीं, और आपस में मारपीट करके अपना सर फोड़ लिए। वही आरक्षण का हाल है आज। दोस्तों, बड़ी लंबी बात हुई साथी राम जी गुप्ता से, चूँकि हकीकत एक सोशल वर्कर है और समाज में बड़े ही तरीके से, गंभीर तरीके से बात रखते हैं। कभी थाने पे, कभी कोतवाली में, कभी वकालत में, हर जगह गरीबों और दबे कुचलों की आवाज़ है राम जी गुप्ता। तो कई मुद्दों पे बात हुई, आपने सुना। आपको फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े हमसे। बलियाज का से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।